इस कहानी की शुरुआत में हम पो को देखते हैं जो सपने में देख रहा था कि वो अब तक का सबसे खतरनाक कुंफू योद्धा है जो खतरनाक दुश्मनों को ढूंढकर उन्हें एक ही बार में मार देता है। यहाँ तक कि चीन के सबसे जाबाज योद्धा की टीम भी उसके सामने सर झुका देते हैं। तभी उसकी नींद खुल जाती है। पो का बचपन से एक ही सपना होता है कि वो कुंफू सीखे और फ्यूरियस 5 की तरह एक कुंफू मास्टर बने। फ्यूरियस 5 एक टीम होती है जिसमें टाइग्रेस, मंकी, मेंटिस, क्रेन और वाइपर नाम के 5 योद्धा होते हैं जिन सबको मास्टर शिफू ने ट्रेन किया होता है और पांचों बहुत फेमस कुंफू मास्टर होते हैं। मगर पो का यह सपना एक सपना ही रह जाता है क्योंकि उसके पिता एक ढाबा चलाते थे और उसे भी उनके साथ ही काम करना पड़ता है। फिर हम मास्टर शिफू को देखते हैं जिससे मास्टर उगवे अपने पास आने का संदेश भिजवाते हैं। शिफू उनके पास जाते हैं। उगवे शिफू को बताते हैं कि मुझे लगता है कि जल्द ही टाइलंग केस से आजाद होकर हम पर हमला करेगा। शिफू ये सुनते ही बहुत डर जाते हैं और अपने खबरी जेंग को जेल जाने को कहते हैं और बताते हैं कि तुम्हें जेल के सैनिकों को कहकर वहाँ की सुरक्षा दुगनी करवानी होगी। मास्टर उगवे बताते हैं कि इन सबसे बचने का सिर्फ एक ही उपाय है कि ड्रैगन योद्धा को ढूंढा जाए और वही ड्रैगन पुलिंदा को हासिल कर सकता है। ड्रैगन पुलिंदा एक बहुत शक्तिशाली पुलिंदा है जो कि सिर्फ एक ड्रैगन वॉरियर को ही मिलता है और उसे पाने के बाद उस ड्रैगन वॉरियर को कोई नहीं हरा सकता। इसी वजह से उगवे एक परीक्षा रखते हैं। पो को जब पता चलता है कि उगवे आज ड्रैगन योद्धा का चयन करने वाले हैं तो ढाबे में मौजूद सभी लोगों को परीक्षा देखने भेज देता है और वो खुद भी वहाँ जाने लगता है। तभी उसके पिता उसे नूडल का एक बड़ा सा ठेला पकड़ा देते हैं ताकि वो वहाँ जाकर सभी को नूडल भेज सके। परीक्षा शुरू हो जाती है। पो अपने ठेले के साथ वहाँ जाने के लिए निकलता है मगर वो ठेला लेकर चढ़ी नहीं पाता और वो ठेला वहीं छोड़ता हुआ आगे बढ़ता है। वहीं उगवे मास्टर शिफू कहते हैं कि आज जो भी ड्रैगन योद्धा बनेगा वो न सिर्फ घाटी में शांति लाएगा बल्कि तुम्हारे मन को भी शांति दिलाएगा। पो बहुत मुश्किल से ऊपर पहुंचता है मगर तब तक मैदान का दरवाजा बंद हो चुका था। वहीं दूसरी तरफ फ्यूरियस 5 अपने हुनर के जलवे दिखा रहे होते हैं और दूसरी तरफ पो अंदर आने के नए नए तरीके ट्राई कर रहा था। कोई भी तरीका काम न करने पर वो एक पटाखों की कुर्सी बनाकर खुद को उस पर बांध देता है। वो जैसे ही पटाखों को जलाता है वो उड़ते हुए मैदान में जा गिरता है। होश में आने पर पो देखता है कि मास्टर उगवे की उंगली उसकी तरफ इशारा कर रही होती है और उसे ड्रैगन योद्धा चुन लेते हैं। सब ये देखकर चौंक जाते हैं कि इतने बड़े बड़े योद्धाओं को छोड़कर मास्टर उगवे ने पो को चुन लिया। मगर घाटी के लोग बहुत खुशियां मनाते हैं। फ्यूरियस 5 मास्टर शिफू से माफी मांगते हैं कि हमने आपको निराश किया। शिफू उनसे कहते हैं कि अगर कल तक पांडा वापस नहीं गया तो मैं मानूंगा कि तुमने मुझे निराश किया। सीन तभी जेंग पर शिफ्ट होता है जो कि टाइलंग की जेल में जाता है और वहाँ के चीफ को शिफू का मैसेज देता है। चीफ मैसेज पढ़कर कहता है कि यहाँ की सिक्योरिटी पहले ही बहुत टाइट है और वो उसे सिक्योरिटी दिखाते हुए टाइलंग के पास ले जाता है और वो टाइलंग को बताता है कि उगवे ने एक नया ड्रैगन मास्टर चुन लिया है। जेंग वहाँ से बाहर आ जाता है मगर गलती से उसका एक पंख नीचे गिर जाता है जो टाइलंग पकड़ लेता है। वहीं दूसरी तरफ पो को योद्धाओं के पवित्र कमरे में लेकर जाया जाता है जहां अब तक के सभी मास्टर के हथियार पड़े होते हैं। पो के लिए ये सब नया होता है और उसे अभी तक यकीन ही नहीं हो रहा था कि एक ड्रैगन योद्धा है। पो खुशी के मारे सभी चीजों को छूकर देखने लगता है। पो की हरकतों की वजह से वहाँ पड़ा एक पोट टूट जाता है। शिफू ये सब देख लेते हैं और पो को बताते हैं कि तुम्हें बस चुना गया है और तुम ड्रैगन योद्धा तब बनोगे जब ड्रैगन पुलिंदा पड़ोगे। इस बेइज्जती की वजह से पो को गुस्सा आ जाता है और वह शिफू पर नाराज होने ही लगता है मगर शिफू से वुशी उंगलियों की पकड़ दिखाने लगते हैं जिससे पो डर जाता है। शिफू पो को एक हॉल में ले आते हैं फिर उसको कुंफू दिखाने का कहते हैं मगर पो को कुछ नहीं आता था इसीलिए वो बुरी तरीके से घायल हो जाता है जिससे मास्टर शिफू बहुत नाराज हो जाते हैं। रात होने पर सब अपने अपने कमरे की तरफ जाते हैं और साथ ही पो की बुराई कर रहे होते हैं। पो ये सब सुनकर बहुत दुखी होता है। फिर अपना कमरा ढूंढते हुए वो गलती से क्रेन के रूम में चला जाता है। वो एक्साइटेड हुए क्रेन को बताता है कि मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फैन हूँ मगर क्रेन उल्टा उसकी बेइज्जती करके उसे बाहर जाने को कहता है। पो बहुत सैड हो जाता है और बाहर जा रहा होता है तभी टाइगर अपने कमरे से निकलकर पो की और बेइज्जती करती है और कहती है कि तुम जैसा लूजर यहाँ रहने के काबिल नहीं है इसीलिए मुझे उम्मीद है कि तुम सुबह तक यहाँ से चले जाओगे। ये सब सुनकर पो बहुत उदास हो जाता है और
वहाँ से बाहर एक आड़ू के पेड़ के नीचे आकर बैठ जाता है। वहाँ पर उगवे आ जाते हैं जो पो से उसकी उदासी की वजह पूछते हैं तो पो ने बताता है कि सब मेरी बहुत बेइज्जती करते हैं और मुझे लगता है कि मैं कभी एक ड्रैगन योद्धा नहीं बन पाऊंगा, इसीलिए मुझे वापस अपने डेट के पास चले जाना चाहिए। पो की बातें सुनकर उगवे उसे समझाते हैं कि भविष्य की फिक्र करना छोड़ो और सबकी बातों पर ध्यान दिए बगैर अपना सपना पूरा करने के लिए जी जान से मेहनत करो। वही हमें ताइलंग को दिखाया जाता है जो उस पंख के जरिए अपना कवच खोल लेता है। उसे वहाँ का चीफ देख लेता है और वो अपने सैनिकों से उस पर हमला करवाता है, मगर एक तीर उसकी जंजीर पर लगता है और उसकी जंजीर खुल जाती है। ताइलंग एक एक करके सभी सैनिकों को मारकर ऊपर आने लग जाता है क्योंकि ताइलंग एक बहुत खतरनाक और शक्तिशाली योद्धा था जो सबको मार गिराता है। चीफ उसे रोकने के लिए बॉम्ब से पहाड़ी पत्थरों को तोड़कर उसे रोकने की कोशिश करते हैं, मगर ताइलंग उन पत्थरों पर चढ़कर ऊपर आ जाता है और उस बॉम्ब को उन सैनिकों के ही ऊपर फेंक देता है जिससे सब सैनिक मारे जाते हैं। वो जेंग को कहता है कि तुम्हें शिफू को खबर देनी होगी कि ताइलंग अब वापस आ रहा है और अपना बदला लेकर सबको मार गिराएगा। अगली सुबह शिफू पो को उठाने जाते हैं, मगर पो अपने कमरे में नहीं होता। ये देखकर सब बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि वो डर कर वहाँ से भाग गया। फिर सब अपनी प्रैक्टिस करने टेम्पल जाते हैं तो पांडा को देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। वो देखते हैं कि पो वहाँ अकेला प्रैक्टिस कर रहा होता है। शिफू को फिर से बहुत गुस्सा आता है और उसकी हिम्मत तोड़ने के लिए उसे फ्यूरी साहिब से लड़वाते हैं। पो को कुछ नहीं आता था इसीलिए उन सभी से बहुत बुरी तरह हार जाता है। मेंटिस भी उसे बहुत ज्यादा मारता है। अब शिबू भी उससे लड़ते हैं और बार बार उसे नीचे गिरा देते हैं, मगर पो फिर से उठ के उन पर अटैक करने की कोशिश करता है। फिर शिबू गुस्से में आए पो को सीढ़ियों से नीचे फेंक देते हैं। वो काफी जख्मी हो जाता है। वो वापस अपने कमरे में आता है और वाइपर और मेंटिस उसका इलाज कर रहे होते हैं। वाइपर उसे बताती है कि शिबू इतने पत्थर दिल पहले नहीं थे और एक समय पर वो भी मुस्कुराया करते थे। तभी वहाँ टाइग्रेस आ जाती है और उसे बताती है कि उनके सबसे बड़े दुश्मन ताइलंग को न सिर्फ शिफू ने ट्रेन किया था बल्कि उन्हें टेम्पल के पास मिला था और शिफू ने उसे अपने बेटे की तरह पाला। यहाँ तक कि जब उसने कुंफू सीखना चाहा तो शिफू ने उसे सिखाया, लेकिन जब ड्रैगन योद्धा चुनने का समय आया तो उगवे ने उसके मन में कालापन देखा और उसे ड्रैगन पुलिंदा नहीं दिया, जिससे वो भड़क गया और सबको मारने लगा। मगर उगवे ने उसे कैद कर लिया और इस धोखे की वजह से शिफू बहुत सख्त हो गए और वो अब किसी को भी कुंफू नहीं सिखाते। अब हम शिफू को देखते हैं जो ध्यान लगाने की कोशिश कर रहे थे। तभी वहाँ जेंग आता है और ने बताता है कि ताइलंग वापस आ रहा है। ये खबर सुनते ही शिफू दौड़ते हुए उगवे के पास आते हैं और ने सारी बात बताते हैं। उगवे उन्हें कहते हैं कि ताइलंग को सिर्फ पो ही रोक सकता है, इसीलिए उसे इस काबिल बनाने के लिए तुम्हें ही उसे कुंफू सिखाना होगा। ये कहकर वो शिफू को अपनी छड़ी पकड़ाते हैं और खुद हमेशा के लिए चले जाते हैं। यहाँ पो सबको नूडल बनाकर खिलाता है और सब बहुत अच्छा टाइम गुजारते हैं। पो शिफू की नकल उतार कर दिखा रहा होता है, लेकिन इतने में मास्टर शिफू वहाँ जाते हैं और ताइलंग के आजाद होने के बारे में बताते हैं और वो सभी को कहते हैं कि ड्रैगन योद्धा यानी कि पो ही सबको बचा सकता है। मगर पो को विश्वास नहीं होता। वो कहता है कि मैं वापस जा रहा हूँ और वो नीचे आ जाता है। मास्टर शिफू से रोकते हैं मगर वो उनकी बात नहीं सुनता। शिफू पो से कहते हैं कि मैं तुम्हें कुंफू सिखाऊंगा, लेकिन पो कहता है कि मैं इतने दिनों से कोशिश ही कर रहा हूँ, लेकिन आप मुझे सिखाना ही नहीं चाहते बल्कि आप तो मुझसे पीछा छुड़वाना चाहते हैं। दोनों में बहुत बहस होती है। ऊपर खड़ी टाइग्रेस ये सब देख रही थी और वो खुद ही ताइलंग से लड़ने चली जाती है। टाइग्रेस का पीछा करते बाकी योद्धा भी उसके साथ मिल जाते हैं। अगली सुबह शिफू आड़ू के पेड़ के नीचे खड़ा सोच रहा होता है कि वो ताइलंग को कैसे रोकेंगे। तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। वो किचन में जाकर देखते हैं कि सब चीजें टूटी हुई होती है और वो खाना खा रहा होता है। ये देखकर वो कहते हैं कि मंकी के बिस्किट सबसे ऊपर पड़े हैं। ये कह के वहाँ छिप जाते हैं और पांडा ये सोचकर कि वो जा चुके हैं ऊपर चढ़कर बिस्किट खाने लग जाता है। शिफू वहाँ आकर ये सब देख रहे होते हैं। वो पो से कहते हैं कि खुद को देखो तुम कितनी ऊपर
चढ़े हो? तो वो कहता है कि मुझे नहीं पता, मुझे तो सिर्फ बिस्किट खाना था, इसीलिए मैं यहाँ चढ़ गया। शिफू समझ जाते हैं कि कोई इत्तेफाक नहीं होता और उगवे ने पो को सोच समझ कर ही चुना होगा। शिफू पो को लेकर उस जगह जाते हैं जहाँ कुंगफू का उदय हुआ था। शिफू उसे मोटिवेट करते, उसे मना लेते हैं और फिर उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। वो पो को खाने का लालच देकर उसकी ट्रेनिंग करवाते हैं। खाने के चक्कर में पो बहुत जल्दी सीख जाता है। ट्रेनिंग कंप्लीट होने पर शिफू उसे मोमोज खाने को बोल देते हैं। वो खुश हुए खाने लगता है तो शिफू उससे सब मोमोज छीनकर खा लेते हैं। अब आखिरी मोमो बचा होता है, इसीलिए वो मोमोज खाने के लिए कुछ भी कर सकता था। मोमो की वजह से दोनों में फाइट होती है और वो शिफू को हरा देता है। वहीं हम फ्यूरियस 5 को देखते हैं जो टाई लंग से लड़ने जाते हैं। ब्रिज पर सबकी एक शानदार फाइट होती है। वो ब्रिज की रस्सियां काट रहे होते हैं ताकि वो टाई लंग को नीचे गिराकर मार सके, लेकिन वो उनकी तरफ आने लगता है जिससे टाइग्रेस उससे लड़ने ब्रिज पर चली जाती है। टाइग्रेस से लड़ते हुए टाई लंग को आइडिया हो जाता है कि वो ड्रैगन योद्धा नहीं है। फिर मंकी पो का नाम ले लेता है जिससे उसको ड्रैगन योद्धा का पता चल जाता है। सब मिलकर उससे लड़ते हैं मगर टाई लंग सबको हरा देता है और टाइग्रेस को मारकर ब्रिज से नीचे फेंक देता है, लेकिन क्रेन उसे बचा लेता है। इतने पावरफुल होने के बावजूद उनमें से कोई भी टाई लंग को हरा नहीं पाता। शिफू और पो टेम्पल वापस आते हैं तो क्रेन उन सबको लेकर वहाँ आता है। सब अकड़ाए हुए होते हैं। ये देखकर वो हैरान हो जाते हैं। क्रेन मास्टर शिफू को सब बताता है, जिसके बाद मास्टर शिफू को यकीन हो जाता है कि अगर कोई टाई लंग को हरा सकता है तो वो सिर्फ पो ही है, लेकिन इसके लिए उसे ड्रैगन पुलिंदा बढ़कर शक्ति हासिल करनी होगी। मास्टर शिफू पो को ड्रैगन पुलिंदा देते हैं। पो उसे खोल नहीं पाता, फिर शिफू उसे ड्रैगन पुलिंदा खोल कर देते हैं। पो जब वो पढ़ता है तो ये देखकर हैरान हो जाता है कि उसमें कुछ भी नहीं लिखा होता। शिफू भी ये देखकर हैरान हो जाते हैं और उन्हें अब टाई लंग से लड़ने का कोई तरीका समझ नहीं आता और वो सभी से कहते हैं कि घाटी खाली करवाओ और तुम सब लोगों को लेकर यहाँ से निकल जाना और कोई ड्रैगन योद्धा ना होने की वजह से मैं ही टाई लंग से लड़ूंगा। फ्यूरियस 5 मिलकर घाटी को खाली करवाते हैं। पो वापस उदास होकर अपने पिता के पास चला जाता है। पो को उदास देखकर उसके पिता उसे एक राज की बात बताते हैं कि वो लोगों को आज तक नूडल की जिस सीक्रेट रेसिपी का कहते हैं असल में ऐसी कोई रेसिपी है ही नहीं। ये सुनकर पो पुलिंदा दोबारा खोलता है और उसे समझ आ जाता है कि वो पुलिंदा आपको खुद पर विश्वास करना सिखाता है। टेम्पल में मौजूद शिफू अकेले टाई लंग से मिलते हैं। दोनों में फाइट स्टार्ट हो जाती है। टाई लंग अपने इतने सालों का भरा गुस्सा शिफू पर निकालता है। लड़ाई के दौरान वो उगवे की छड़ी भी तोड़ देता है और शिफू और टाई लंग के बीच बहुत एपिक फाइट होती है, मगर शिफू की बढ़ती उम्र की वजह से वो अब इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते। टाई लंग शिफू को उठाकर हवा में फेंकता है और उसे ड्रैगन पुलिंदा के बारे में पूछता है, मगर शिफू से कुछ नहीं बताते। वो शिफू को मारने ही लगता है। कितने में वहाँ पो आ जाता है और कहता है कि मैं ड्रैगन योद्धा हूँ। टाई लंग पो को देख बहुत हंसता है क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो मोटा पांडा ड्रैगन योद्धा है, लेकिन वो कहता है कि मेरे पास ड्रैगन पुलिंदा है और टाई लंग उसे लेने के लिए उससे बहुत लड़ता है। लड़ते लड़ते दोनों घाटी में आ जाते हैं। टाई लंग पो को बहुत मारता है और आखिर में उससे पुलिंदा ले लेता है, मगर पुलिंदा खाली होता है और उसे कुछ समझ नहीं आता। उसके चेहरे पर घबराहट देख पो बहुत हंसता है। टाई लंग पो को मारता है पर उसे कुछ नहीं होता और पो एक योद्धा की तरह उठता है और उसे बहुत मारता है। टाई लंग पो को कहता है कि एक मोटा पांडा मुझे नहीं हरा सकता। फिर पो उसकी उंगली पकड़ लेता है और उसी उंगली की पकड़ दिखाने लगता है। टाई लंग कहता है कि तुम मजाक कर रहे हो, शिफू ने तुम्हें नहीं सिखाया होगा, मगर पो कहता है कि मैंने खुद ही सीख लिया और वो उसकी उंगली दबा देता है और एक बहुत ही खतरनाक धमाका होता है और टाई लंग मर जाता है। सब गांव वाले बहुत खुश हो जाते हैं और फ्यूरियस 5 भी पो के सामने सर झुका लेते हैं। तभी पो को शिफू की याद आती है और वो फौरन टेम्पल की तरफ भागता हुआ शिफू के पास जाता है और उन्हें बताता है कि मैंने टाई लंग को हरा दिया। तो शिफू कहते हैं कि उगवे ने सही कहा था कि तुम सबके लिए शांति लाओगे, मगर उनकी हालत देख पो को लगता है कि वो मरने वाले हैं, मगर शिफू बताते हैं कि वो तो बस आराम कर रहे हैं और पो भी उनके साथ लेट जाता है। फिर अब हमें बताया जाता है कि बहुत सालों पहले प्राचीन चीन के गोंगमेई शहर पर मोर राज किया करते थे, जिनके राजा बहुत ही दयालु और नेक थे। वो राज्य में खुशहाली लाए और हर खुशी के मौके का जश्न मनाने के लिए उन्होंने आतिशबाजी यानी पटाखों का आविष्कार किया, मगर उनके बेटे लॉर्ड शेन के इरादे सही नहीं थे। वो बारूद से हथियार बनाना चाहता था। इससे उसके माता पिता ने परेशान होकर भविष्यवक्ता सूदसेयर से राय मांगी। सूदसेयर ने भविष्य देकर बताया कि अगर शेन इसी तरह
तरह बुराई के रास्ते पर चलता रहा तो काला और सफेद योद्धा यानी कि एक पांडा उसे खत्म कर देगा। शेन भी ये सब सुन लेता है और अपने भाग्य को बदलने के लिए भेड़ियों की एक सेना के साथ पूरे पांडा गांव पर हमला कर देता है ताकि उसे मारने वाला कोई पैदा ना हो सके। पर जब वो वापस लौटा तो शेन के इस काम की वजह से उसके माता पिता ने उसे राज्य से हमेशा के लिए बाहर निकाल दिया, जिससे शेन ने कसम खाई कि वो बदला लेने के लिए वापस जरूर लौटेगा और पूरा चीन उसका गुलाम होगा। फिर हमें कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ शेन अपने खुफिया ठिकाने में धातु की मदद से हथियार बना रहा होता है, लेकिन उसके पास ज्यादा मात्रा में धातु नहीं थी, इसीलिए वो अपने साथियों को धातु लूटकर लाने के लिए भेज देता है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा हथियार बनाकर पूरे चीन को अपना गुलाम बना सके। वही हमें पो को दिखाया जाता है जिसकी फ्यूरियस 5 के साथ बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है और वो सभी साथ में मस्ती कर रहे होते हैं। पो की ट्रेनिंग का वक्त हो जाता है, इसीलिए वो मास्टर शिफू के पास जाता है जो उसे बताते हैं कि तुम ड्रैगन योद्धा तो बन चुके हो, लेकिन अभी तुम पूरी तरीके से तैयार नहीं हो क्योंकि अभी तुम्हें अंदरूनी शांति हासिल करनी होगी। और उसे अंदरूनी शांति की ताकत से एक बूंद को कंट्रोल करके बताते हैं, जिससे वो बहुत हैरान होता है और शिफू से पूछता है कि मुझे अंदरूनी शांति हासिल करने के लिए क्या करना होगा। तो शिफू से बताते हैं कि अंदरूनी शांति हासिल करने के लिए कई मास्टर बिना कुछ खाए पिए सालों तक तपस्या करते हैं और कुछ दर्द और तकलीफों को बुलाकर अंदरूनी शांति हासिल करते हैं। वहीं हमें शेन के आदमियों को दिखाया जाता है जो धातु हासिल करने के लिए संगीतकारों के गांव पर हमला कर देते हैं और उनकी सभी धातु को चुराने लग जाते हैं। टाइग्रेस को जब इस बात का पता चलता है तो पो को इसके बारे में बताती है और वो सभी उन्हें रोकने के लिए वहां पहुंच जाते हैं। वो सभी भेड़ियों से फाइट करने लगते हैं और अपनी खतरनाक कुंफू टेक्निक्स का इस्तेमाल करके एक एक करके सभी भेड़ियों को हरा देते हैं। मगर जब एक भेड़िया पो पर अटैक करने लगता है तो पो को उस वुल्फ के कवच पर निशान से फ्लैशबैक आने लगते हैं जिसमें अपनी माँ को देखता है, जिससे उसका ध्यान हट जाता है और पांडा वुल्फ के जोरदार वार से दूर गिर जाता है और वो भेड़िया धातु लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। पो को कुछ समझ नहीं आता और उसके मन में अपने असली माता पिता को लेकर बहुत सारे सवाल आते हैं, इसीलिए अपने पिता पिंग के पास जाता है और उनसे पूछता है कि मैं आपको कहाँ से मिला था, क्योंकि मुझे एक झलक दिखाई दी जिसमें मैंने अपनी माँ को देखा। तो पिंग पो को बताते हैं कि मेरा रोजाना की तरह एक आम दिन था जब मुझे सेवइयां बनानी थी, इसीलिए मैं सब्जियां लेने अपने घर के पीछे गया जहाँ मेरी सब्जियां रखी हुई थी। वहाँ मैंने तुम्हें एक टोकरी में देखा, तुम मेरी सब्जियों को बड़े चाव से खा रहे थे। मुझे लगा कि कोई तुम्हें यहाँ छोड़कर चला गया होगा, लेकिन वहाँ कोई चिट्ठी नहीं थी और मैंने तुम्हारे माता पिता के आने का बहुत इंतजार किया, लेकिन जब कोई नहीं आया तो मैंने तुम्हें गोद लेने का डिसाइड किया और फिर मैं तुम्हारा ख्याल रखने लगा और तुम्हें बिल्कुल अपने बेटे की तरह प्यार दिया और उस दिन से मेरा सब कुछ बदल गया। लेकिन पो को अभी भी कुछ समझ नहीं आता कि वो यहाँ कैसे आया, लेकिन पिंग के पास इसका कोई जवाब नहीं होता। वही हमें गोंग शहर के रीजेंट्स मास्टर थंडरिंग को दिखाया जाता है जो ये अब गोंगमेन शहर की देखरेख कर रहे थे। वो मास्टर ओक्स और क्रो को लड़ने के लिए अलग अलग पैतरे सिखा रहे होते हैं। तभी शेन वहाँ आ जाता है जो मास्टर थंडरिंग से कहता है कि ये शहर मेरा है, इसीलिए मैं तुमसे इस शहर को छीन लूंगा। तो मास्टर थंडरिंग उसे कहते हैं कि तुम हमारे कुंफू को नहीं हरा सकते और वो उस पर अटैक करने लग जाते हैं और शेन उनसे नहीं जीत पाता, लेकिन अपना बनाया हुआ हथियार साथ लाया था जिससे वो मास्टर थंडरिंग राइनो को मार देता है। मास्टर शिफू को जब इस बात की खबर मिलती है तो जाबाज 5 और पो को बताते हैं कि शेन ने एक बहुत ही खतरनाक हथियार बनाया है जिससे उसने गोंग शहर के करता धरता मास्टर थंडरिंग को मार दिया, इसीलिए हमें उसे रोकना होगा वरना वो पूरे चीन और कुंफू को खत्म कर देगा। तो पो और फ्यूरियस 5 उसे रोकने के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन पो निकलने से पहले शिफू से पूछता है कि मैं इसी चीज को कैसे रोक सकता हूँ जो कुंफू को रोकती हो। तो शिफू से बताते हैं कि अंदरूनी शांति हासिल कर लो। तो पो उनकी बात समझ जाता है और वो फ्यूरियस 5 के साथ आगे बढ़ने लगता है, लेकिन रास्ते में उसे पिंग रोक लेते हैं जो उसे जरूरत का सामान देते हैं क्योंकि उन्हें उसकी बहुत फिक्र थी। फिर वो अपने दोस्तों के साथ गोंग शहर की तरफ निकल जाता है। पो को चलने में बहुत तकलीफ होती है, इसीलिए वो नाव के सहारे आगे बढ़ने लगते हैं। रात में जब पो सो रहा होता है तो उसे अपने पेरेंट्स का अजीब सा सपना आता है कि उसे प्यार नहीं करते थे, जिससे उन्होंने उसे छोड़
दिया। पो इससे काफी परेशान हुआ, कमरे से बाहर आ जाता है जहाँ अंदरूनी शांति हासिल करने की प्रैक्टिस करने लग जाता है, लेकिन वो ध्यान नहीं लगा पा रहा था। तभी पो के सभी दोस्त वहाँ आ जाते हैं जो पो से कहते हैं कि हम जानते हैं कि तुम्हें अपने पिता की याद आ रही है। तभी टाइग्रेस देखती है कि वो गोंगमेन शहर पहुँच चुके हैं। वही शेन अब अपने पिता की राजगद्दी को महल से बाहर फेंक देता है और उसकी जगह पर अपनी कैनन रख देता है, क्योंकि अब उसे लगता है कि उसे कोई नहीं रोक सकता। और वो सूसेयर से अपना भविष्य पूछता है तो सूसेयर उसे बताती है कि तुम अभी भी बुराई की राह पर हो, इसीलिए तुम्हारा भविष्य अभी भी वही है कि एक पांडा तुम्हारा खात्मा करेगा। शेन इससे गुस्सा होकर उसका प्याला तोड़ देता है। तभी एक वुल्फ आकर उसे बताता है कि मैंने एक पांडा देखा जो एक कुंफू योद्धा है। तो शेन इससे गुस्सा हो जाता है और उस पांडा को ढूंढकर लाने के ऑर्डर देता है। वही हमें पो और फ्यूरिस 5 को दिखाया जाता है जो गोंग शहर के किनारे पर पहुंच जाते हैं और वो वुल्फ से बचते हुए गोंग महल की तरफ बढ़ने लगते हैं ताकि वो शेन का हथियार कैनन तबाह कर सके। तभी वो देखते हैं कि एक वुल्फ भेड़ को परेशान कर रहा है, इसीलिए उस भेड़ की जान बचाते हैं। पो उस भेड़ को बताता है कि हम ड्रैगन योद्धा हैं और हम तुम्हें यहाँ शेन से बचाने आए हैं। तो भेड़ उन्हें कहती है कि तुम अकेले शेन को नहीं हरा सकते, इसीलिए तुम्हें मदद की जरूरत है और मैं जानती हूँ कि मास्टर ओक्स और क्रोक को गोंगमेन जेल में बंदी बना रखा है। तभी वुल्फ उन्हें देख लेते हैं, इसीलिए उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वुल्फ अपने सभी साथियों के साथ मिलकर उन्हें खत्म करने लगता है और आगे बढ़ते बढ़ते गोंगमेन जेल पहुँच जाते हैं जहाँ पर पो मास्टर ओक्स और क्रोक को बाहर निकालने लगता है, लेकिन वो बाहर आने से मना कर देते हैं और पो को बताते हैं कि हम अपने शहर को बचाना चाहते हैं, लेकिन अगर हमने शेन का सामना किया तो अपना हथियार शहर पर चला देगा। तो पो ने कहता है कि हम मिलकर उन्हें रोक सकते हैं। तो मास्टर ओक्स से कहते हैं कि शेन का हथियार हम सभी को खत्म कर देगा, लेकिन पो उनकी बात नहीं सुनता और उन्हें जेल से बाहर निकालने की कोशिश करने लग जाता है, लेकिन फिर भी मास्टर ओक्स और क्रोक पो का साथ देने से मना करते हुए कहते हैं कि अब कुंफू मर चुका है। तो पो डिसाइड करता है कि वो बिना उनके भी शेन को हराएगा, लेकिन तभी वहाँ शेन के सिपाही आ जाते हैं जो पो को वहाँ देखकर एक सिपाही शेन को इस बारे में बताने के लिए महल की तरफ भागने लगता है। तो पो अपने दोस्तों के साथ उसका पीछा करने लगता है। काफी देर की पकड़ा पकड़ी के बाद वो उसे पकड़ लेता है, लेकिन जब वो सामने देखते हैं तो महल तक पहुँच चुके थे, जिससे शेन के सभी वुल्फ उन्हें घेर लेते हैं। तो पो उनके सामने सरेंडर कर देता है, जिससे टाइग्रेस बहुत हैरान होती है और उन सभी को बंदी बना लिया जाता है। पो टाइग्रेस से कहता है कि मेरे पास बेहतर प्लान है, और जब पो और उसके दोस्तों को शेन के सामने लाया जाता है तो बड़ी चालाकी से शेन के हथियार को तबाह कर देता है, लेकिन वो सिर्फ एक डमी होता है। शेन इससे बहुत खुश होता है और उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि पो ही वो पांडा है जो उसे मारेगा, क्योंकि वो बहुत मोटा था और अपने साथियों को उन्हें कैनन से उड़ाने का आदेश देता है। लेकिन पो और उसके साथी भेड़ियों से आजाद हो जाते हैं और उस कैनन पर हमला करके उसे तोड़ देते हैं। पो शेन पर हमला करता है, लेकिन तभी पो को वापस से फ्लैशबैक आते हैं जिसमें पो देखता है कि उसकी माँ ने जब उसे टोकरी में छोड़ा था तो शेन भी वहीं था। शेन इस बात का फायदा उठाकर वहाँ से निकल जाता है। सभी पो पर गुस्सा होते हैं क्योंकि उसने शेन को जाने दिया था, मगर वो खुश भी होते हैं क्योंकि उन्होंने शेन के हथियार को तबाह कर दिया। लेकिन तभी शेन अपनी फैक्ट्री से वापस पो पर हमला करवा देता है, जिससे वो समझ जाते हैं कि शेन ने बहुत से हथियार बनाए हैं, और देखते ही देखते वो पूरा महल टूटने लगता है, जिससे क्रेन का पंख भी घायल हो जाता है। टाइग्रेस सभी को महल के टॉप पर लेकर जाने लगती है, जिससे जब वो महल गिरता है तो एक घर पर कूदकर खुद को बचा लेते हैं। शेन इससे अपने लोगों पर गुस्सा करता है क्योंकि वो पो और उसके साथियों को नहीं मार पाए थे, और वो भेड़ियों के लीडर से कहता है कि हमें जंग की तैयारी करनी होगी क्योंकि अब पूरे चीन पर मेरा कब्जा होगा। इसीलिए वो सभी भेड़ियों को इकट्ठा करके शिप में सामान लोड करवाने का ऑर्डर देता है ताकि वो पूरे चीन पर हमला करके उन्हें अपना गुलाम बना सके। सभी भेड़िए इकट्ठा होने लग जाते हैं और वो जल्दी से और ज्यादा हथियार बनाने लगते हैं। वहीं पो और फ्यूरिस 5 बचकर वापस गोंगमेन जेल में आ जाते हैं, जहाँ टाइग्रेस पो पर गुस्सा करती है क्योंकि उसने शेन को जाने दिया था। तो पो टाइग्रेस को बताता है कि जब मैं शेन से लड़ रहा था तो मुझे अपने माता पिता की जलन
झलक दिखाई दी और उस वक्त शेन भी वहीं था और वो जानता है कि मैं कहाँ से आया हूँ, इसीलिए मुझे उससे जवाब चाहिए कि मेरे माता पिता के साथ क्या हुआ। तो टाइग्रेस उसे सहानुभूति देती है और कहती है कि मैं तुम्हें मरता हुआ नहीं देख सकती क्योंकि तुम्हें शेन से खतरा है, इसीलिए तुम यही इसी जेल में रहोगे। और अपने बाकी दोस्तों के साथ शेन की फैक्ट्री को तबाह करने के लिए निकल जाती है। वो प्लान बनाते हैं कि वो बारूद की मदद से पूरी फैक्ट्री को उड़ा देंगे। वहीं पो भी शेन के पास पहुंचने के लिए निकल पड़ता है। वो सभी सैनिकों से बचता हुआ शेन के पास आ जाता है ताकि उससे अपने माता पिता के बारे में पूछ सके, लेकिन शेन उससे कुछ नहीं बताता और उस पर हमला करने लग जाता है। टाइग्रेस भी अपने साथियों के साथ फैक्ट्री में बारूद फेंक देती है, लेकिन जब वो पो को वहाँ देखती है तो वापस उन बारूद को बुझा देते हैं और पो को बचाने की कोशिश करने लग जाते हैं, मगर शेन के सैनिक उन्हें रोकते हैं। पो शेन से फाइट कर रहा होता है, लेकिन शेन उसे धातु की भट्टी की तरफ जाने वाली प्लेट पर पटक देता है, लेकिन पो खुद को बचा लेता है और शेन पर हमला करता है। तो शेन पो को झूठ बताता है कि तुम्हारे माता पिता तुम्हें नहीं चाहते थे, इसीलिए वो तुम्हें छोड़कर चले गए, और वो बातों ही बातों में पो पर कैनन से हमला कर देता है। पो कड़ाई से खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो दूर रिवर में जाकर गिर जाता है। सभी को लगता है कि पो मर चुका है। शिफू को भी इस बात का एहसास हो जाता है और वो बहुत दुखी होते हैं। वहीं पो नदी में बहता हुआ जा रहा होता है, लेकिन सूसेर उसे बचा लेती है और वो उसे पेंडा गांव में ले जाकर उसका इलाज करती है। पेंडा गांव अब पूरी तरीके से खंडर बन चुका था। पो की जब आँख खुलती है तो उसे लगता है कि सूसेर उसे मारना चाहती है, इसीलिए वहाँ से निकलने की कोशिश करता है। तो सूसेर उसे बताती है कि अगर मैं तुम्हें मारना चाहती तो मैं तुम्हें नदी में ही छोड़ देती, लेकिन मैंने तुम्हें बचाया ताकि तुम अपने मुकद्दर को अंजाम दे सको। और पो को सब कुछ बताती है कि कैसे उसका पूरा पांडा गांव खुशी से अपना जीवन यापन कर रहा था, लेकिन एक दिन शेन ने उसके पूरे गांव पर हमला करके नरसंहार मचा दिया और वो तुम्हें भी मारने वाले थे, लेकिन तुम्हारे पिता ने तुम्हें बचा लिया और तुम्हारी माँ तुम्हें लेकर वहाँ से भाग निकली, लेकिन भेड़ियों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा और उन्होंने तुम्हें बचाने के लिए एक सब्जी की टोकरी में छिपा दिया और खुद वुल्फ को अपनी तरफ बुलाकर उन्हें दूर ले गई, जिससे उन्होंने तुम्हें बचाने के लिए अपना बलिदान दे दिया। पो सच जानने के बाद बहुत निराश हो जाता है। तो सूसेर उसे समझाती है कि तुम्हें अपने अतीत को गले लगाकर आगे के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी कहानी की शुरुआत अच्छी नहीं हुई थी और उससे तुम्हारा वजूद नहीं बनता, और यह तो आगे आने वाला वक्त तय करेगा कि तुम क्या बनना चाहते हो। और अब वो अपनी पिछली बातों को बुलाकर अंदरूनी शांति हासिल कर लेता है, जिससे वो अब पानी की बूंद को कंट्रोल कर पा रहा था। वही हमें शेन को दिखाया जाता है जिसने फ्यूरी साहिब को बंदी बना लिया था, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो मर गया है, जिससे वो पूरी तरीके से टूट चुके थे। और अब शेन पूरे चीन पर कब्जा करने के लिए अपने सभी हथियारों और भेड़ियों की सेना लेकर बंदरगाह की तरफ निकल जाता है और रास्ते में आने वाली सभी चीजों को तबाह करने लगता है। तभी पो भी वहाँ जाता है, जिसे देखकर पो के दोस्त और पूरे शहर के लोग बहुत खुश होते हैं, मगर शेन खुश नहीं होता और वो पो को मारने के ऑर्डर दे देता है। मगर पो बड़ी ही चालाकी से दो तोपों के सामने चला जाता है, जिससे वो शूट नहीं कर पाते और शेन के सैनिक उससे लड़ने लगते हैं, मगर पो सभी को हराते हुए फ्यूरी साहिब की तरफ हथियार भी फेंक देता है, जिससे वो भी आजाद हो जाते हैं और वो सभी मिलकर अब भेड़ियों की सेना के साथ फाइट करने लगते हैं। तभी वहाँ मास्टर ऑक्स और क्रोक भी आ जाते हैं, जिन्हें शिपू अपने साथ ले आए थे। पो उन्हें देखकर बहुत खुश होता है और अब वो सभी मिलकर नाव की मदद से आगे जाने का रास्ता रोक देते हैं ताकि शेन बंदरगाह तक ना पहुंच सके। शेन अपने सेनापति को फायर करने का ऑर्डर देता है, लेकिन वो ऐसा करने से मना कर देता है क्योंकि इससे उनके भी लोग मारे जाएंगे। तो शेन गुस्सा होकर उसे मार देता है और तोप से आगे हमला कर देता है, जिससे एक जोरदार धमाका होता है और आगे का रास्ता भी खुल जाता है। सभी दूर गिर जाते हैं और शेन अपनी सभी नावों के साथ बाहर आ जाता है। वो अपने सभी साथियों को घायल देखकर बहुत दुखी होता है और वो अब शेन की नाव के सामने खड़ा हो जाता है। तो शेन अपनी कैनन से उस पर फायर करवाता है, लेकिन वो अंदरूनी शक्ति का इस्तेमाल करके उस तोप के गोले को पकड़कर दूर फेंक देता है। इससे सभी हैरान हो जाते हैं क्योंकि पो ने इतनी कम उम्र में अंदरूनी शांति हासिल कर ली थी। शेन लगातार पो पर वार करता जाता है, लेकिन पो उन तोप के गोले से शेन की सेना पर ही वार करता जाता है, जिसे देखते ही देखते शेन की सारी सेना तबाह हो जाती है और वो शेन की कैनन को भी डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे एक जोरदार धमाका होता है और शेन दूर गिर जाता है। शेन पो से कहता है कि तुम्हें शांति
कैसे मिल सकती है, क्योंकि मैंने तुमसे सब कुछ छीना, तुम्हारे माँ बाप छीने। पो उसे कहता है कि दाग बढ़ जाते हैं, इसीलिए तुम्हें अपने अतीत को बुलाकर आगे बढ़ना होगा, क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि तुम आगे क्या बनना चाहते हो। लेकिन शेन उसकी बात नहीं सुनता और उस पर अटैक करने लगता है, जिससे उन दोनों के बीच फाइट होती है और शेन अपने ही हाथों से तोप की सारी रस्सियां काट देता है, जिससे वो तोप के नीचे गिरकर मारा जाता है और पो नाव में गिर जाता है। पूरे शहर के लोग ये नजारा देख रहे होते हैं और वो सभी खुश होते हैं। फिर अब हमें रूह की दुनिया दिखाई जाती है, जहाँ मास्टर उगवे तपस्या कर रहे होते हैं, लेकिन तभी काई उन पर हमला कर देता है। काई उगवे का दोस्त होता है। उगवे काई से कहते हैं कि हमारी लड़ाई तो 500 साल पहले ही खत्म हो चुकी है। काई कहता है कि मैं वापस से लड़ाई करना चाहता हूँ। वो दोनों फाइट करने लग जाते हैं। काई उगवे को बताता है कि उसने रूह की दुनिया में मौजूद सभी मास्टर की ऊर्जा छीन ली है और अब मैं तुम्हारी ऊर्जा भी छीनूंगा। उगवे उसे समझाते हैं कि तुम जितना छीनोगे तुम्हें उतना ही कम मिलेगा, लेकिन फिर भी काई उगवे की नहीं सुनता और उस पर अटैक करके उसे पकड़ लेता है और कहता है कि मैं तुम्हारी ऊर्जा छीनने के बाद जीने मरने की दुनिया में वापस जा सकूंगा और इस बार तुम मुझे रोकने के लिए वहाँ मौजूद नहीं होगे। तो उगवे उसे बताता है कि मेरे मुकद्दर में तुम्हें रोकना नहीं लिखा है, ये तो किसी और की तकदीर में है। काई उसकी एनर्जी छीन लेता है। फिर हमें पो और जाबाज 5 को दिखाया जाता है, जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा होता है जैसे वो दुश्मनों से लड़ने जा रहे हो, लेकिन वो खाना खाने जाते हैं। फिर जब वो वापस जेड महल लौटते हैं तो वहाँ शिपू उन्हें बताते हैं कि आज मैं तुम्हारी आखिरी क्लास लूंगा, क्योंकि आज के बाद तुम्हारी ट्रेनिंग की जिम्मेदारी ड्रैगन योद्धा की होगी। ये सुनते ही सभी शॉक्ड हो जाते हैं। वो शिपू को कहता है कि मैं इन्हें क्या सिखाऊंगा, ये पहले से ही जाबाज 5 है। तो शिपू से बताते हैं कि एक मास्टर के लिए भी सीखने को कुछ न कुछ जरूर होता है। ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। अब जाबाज 5 पो को अपना मास्टर मानने लगते हैं। फिर पो उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट करता है, लेकिन पो को कुछ सिखाना ही नहीं आता, इसीलिए वो सभी को मुसीबत में डाल देता है। जाबाज 5 इधर उधर टकराकर बहुत ही घायल हो जाते हैं और वो पो को कहते हैं कि तुम्हें कुछ सिखाना नहीं आता। पो उदास हुआ उगवे की मूर्ति के पास जाता है और उन्हें सॉरी बोलता है, लेकिन तभी वहाँ मास्टर शिपू आ जाते हैं। वो पो से पूछते हैं कि आज सिखाने का पहला दिन कैसा रहा। तो पो बताता है कि बहुत ही बेकार और आज के बाद में उन्हें कुछ भी नहीं सिखाऊंगा। तो शिपू से समझाते हैं कि अगर तुम वही करो जो आज तुम कर रहे हो तो तुम आज से ज्यादा कभी नहीं बन पाओगे। तो पो कहता है कि मुझे ज्यादा बनना भी नहीं है, मैं जैसा हूँ वैसा ही ठीक हूँ। शिपू कहते हैं कि तुम तो अभी ये भी नहीं जानते कि तुम कौन हो। तो पो कहता है कि मैं एक ड्रैगन योद्धा हूँ। तो शिपू उससे पूछते हैं कि ड्रैगन योद्धा का सही अर्थ क्या होता है। तो पो कहता है कि ड्रैगन योद्धा का मतलब मारना, पीटना, घाटी की रक्षा करना, लोगों को बचाना होता है। तो शिपू कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि गुस्से मारने के लिए ही महान कुंफू मास्टर उगवे ने तुम्हें चुना था? उन्होंने तुम में कुछ बात देखी थी जो मुझे आज तक नहीं दिखी। उन्होंने तुम में हैरतअंगेज शक्ति देखी जो तुम्हारी राह देख रही है, ऐसी असीम शक्ति जो तुम्हारी सोच से परे है। फिर शिपू ऊर्जा की शक्ति से पो को एक फूल खिलाकर दिखाते हैं। पो ये देखकर बहुत हैरान हो जाता है। पो शिपू से पूछता है कि मैं ऊर्जा पर कैसे काबू पा सकता हूँ। तो शिपू बताते हैं कि ऊर्जा पर काबू पाने के लिए पहले तुम्हें खुद पर काबू पाना होगा। उगवे एक गुफा में 30 साल तक अकेले बैठे रहे, एक ही सवाल पूछते हुए कि मैं कौन हूँ। पो उनसे कहता है कि मुझे इसके लिए 30 साल तक अकेले गुफा में बैठा रहना होगा। तो शिपू कहते हैं कि उसके लिए तुम्हें सिखाने में माहिर बनना होगा। तो पो कहता है कि मैं आपकी तरह हरगिज नहीं बन सकता। तो शिपू कहते हैं कि मैं तुम्हें अपनी तरह का बनाना भी नहीं चाहता हूँ, मैं तुम्हें तुम्हारी तरह का बनाना चाहता हूँ। फिर शिपू वहाँ से चले जाते हैं। फिर हमें काय को दिखाया जाता है जो अब जीने मरने की दुनिया में वापस आ गया था। फिर काय अपने काबू में किए हुए मास्टर्स को उगवे के चेलों को ढूंढने के लिए भेजता है। फिर हमें पो को दिखाया जाता है जो नहाते हुए अपने खिलौनों से खेल रहा होता है। तभी उसके डैड उसके पास आते हैं और पूछते हैं कि तुम किस बात को लेकर परेशान हो। तो पो उन्हें बताता है कि अब मुझे सभी को कुंफू सिखाना होगा। तो पो के डैड बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि ये तो प्रमोशन है और वो उसे टीचर बनने को कहते हैं। तभी वहाँ एक पिग आता है और बताता है कि कोई तुम्हारा डम्पलिंग खाने का रिकॉर्ड तोड़ने वाला है। तो पो बाहर आकर देखता है तो वो एक पेंडा होता है जो डम्पलिंग खाकर एक नया रिकॉर्ड बनाता है। पो उससे पूछता है कि तुम कौन हो। तो वो बताता है कि मेरा नाम ली शेन है और मैं अपने बेटे को ढूंढ रहा हूँ।
जो कई सालों पहले खो गया था। ये कहते ही वहाँ खड़े सब लोग पो की तरफ देखते हैं। पो उनसे कहता है कि मैंने भी कई साल पहले अपने डैड को खो दिया था। ये कहकर वो दोनों जाने लगते हैं। फिर उन्हें पता चलता है कि वो बाप बेटे हैं और फिर वो एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। सब बहुत खुश होते हैं। फिर पो अपने फादर के साथ एक पेंटिंग बनवाता है और पो उन्हें बताने के लिए कि वो एक ड्रैगन योद्धा है, इसीलिए वो उन्हें जेड महल लेकर जाता है, जहाँ पो उन्हें सबसे पहले जावाजो के रूम में लेकर जाता है, जहाँ अब तक के सभी महान कुंफू मास्टर के हथियार पड़े हुए थे। पो उन्हें सभी हथियार दिखाता है, लेकिन वो उन सभी हथियारों के साथ मस्ती करने लग जाते हैं। तभी वहाँ जाबाज 5 और शिपो आ जाते हैं, लेकिन अभी भी पो के डेड मस्ती कर रहे होते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं होता कि उन्हें कोई देख रहा है। फिर वो उन सबको अपने डेड से मिलवाता है। सब उन्हें देखकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन तभी उन्हें अलार्म की आवाज सुनाई देती है, यानी कि घाटी पर हमला हुआ है। फिर सभी जाबाज 5 और पो उनसे लड़ने के लिए जाते हैं और पो अपने डेड को वहां आने का कहता है ताकि वो देख सके कि ये कुंफू योद्धा का क्या काम होता है। फिर पो वहां घाटी में आता है, जहां काई के हरे ज़ॉम्बीज़ जाबाज 5 से लड़ रहे होते हैं। पो उन्हें देखकर बहुत हैरान हो जाता है कि ये तो कई सालों पहले मर चुके हैं। फिर वो उन सब से लड़ाई करने लग जाते हैं और उनमें बहुत ही कमाल की फाइट होती है। फिर पो डम्पलिंग से उन पर अटैक करता है, जिससे वो उन सब हरे मोस्टर को पकड़ लेते हैं। फिर उन सब के अंदर से काई की आवाज आती है, क्योंकि काई उन्हें कंट्रोल कर रहा था। पो और उनके साथियों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये कौन बोल रहा है, तो काई उन्हें बताता है कि मैं काई बोल रहा हूँ और मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। फिर काई अपने मैजिक से उन्हें वापस बुला लेता है। फिर वो हरे ज़ॉम्बीज़ लॉकेट में चेंज होकर वहां से चले जाते हैं। मास्टर शिपू काई के बारे में कुछ नहीं जानते थे। इसी बात का पता लगाने के लिए वो उगवे के लिखे हुए स्क्रॉल देखने जाता है, जहां उन्हें काई की एक स्क्रॉल मिलती है। फिर शिपू उसे पढ़कर सभी को सुनाता है कि काफी वक्त पहले उगवे का भाई जैसा दोस्त था। उगवे एक महान फौज की कमान संभाल रहे थे और उनके साथ उनका दोस्त काई भी लड़ रहा था। और ऐसे ही एक दिन उन पर हमला हुआ, जिसमें उगवे बुरी तरह से जख्मी हो गए और उन्हें बचाने के लिए काई उन्हें लेकर दर दर भटकता रहा। आखिरकार वो दोनों एक पहाड़ों में छिपे हुए गांव में पहुंचे, जहां पेंडा रहते थे, जिन्होंने ऊर्जा की शक्ति से उगवे को ठीक कर दिया और साथ ही उन्होंने उगवे को ऊर्जा देना भी सिखाया। लेकिन ये सब देखकर काई के मन में कालापन आ गया और वो सारी शक्ति खुद हासिल करना चाहता था। उसने देखा था कि जो भी चीज दी जा सकती है वो छीनी भी जा सकती है, इसीलिए फिर उगवे को उसे रोकना पड़ा और उन दोनों में बहुत ही खतरनाक लड़ाई हुई, जिसने पूरे ब्रह्मांड को हिला डाला। लेकिन आखिरकार उगवे ने उसे रूह की दुनिया में भेज ही दिया। फिर उगवे बताते हैं कि आगे चलकर अगर काई वापस जीने मरने की दुनिया में वापस लौटा तो उसे सिर्फ ऊर्जा का असली मास्टर ही रोक पाएगा। वो सभी परेशान हो जाते हैं। तभी पो के फादर ली वहां आते हैं और वो पो को कहते हैं कि मैं तुम्हें ऊर्जा को कंट्रोल करना सिखा सकता हूँ, क्योंकि मैं एक पेंडा हूँ। यह सुनकर पो बहुत खुश हो जाता है और ली से पूछता है कि बताइए मुझे क्या करना होगा। तो ली कहता है कि तुम्हें मेरे साथ घर चलना होगा और तुम्हें पता करना होगा कि एक पेंडा होना क्या होता है। तुम्हें एक पेंडा की तरह रहना सीखना होगा। लेकिन पिंग मना कर देता है कि मैं मेरे बेटे को वहां नहीं जाने दूंगा। तो पो उन्हें समझाता है कि काई को सिर्फ ऊर्जा का मास्टर ही रोक सकता है और मैं ऊर्जा का मास्टर तभी बन सकता हूँ जब मैं जान पाऊँ कि मैं कौन हूँ। पिंग मान जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारे लिए खाना पैक कर देता हूँ। फिर वो दोनों छिपे हुए पेंडा गांव की तरफ निकल पड़ते हैं। वहीं शिपू, क्रेन और मेंटिस को काई का पता लगाने भेजते हैं और कहते हैं कि उनसे लड़ना मत, क्योंकि काई जिससे भी लड़ता है वो उसकी ऊर्जा छीन लेता है। फिर वो दोनों काई की तलाश करने के लिए निकलते हैं। वहीं दूसरी तरफ पो और ली पेंडा गांव की तरफ बढ़ रहे होते हैं। वो चलते चलते थक जाते हैं, इसीलिए वो खाना खाने का सोचते हैं और एक जगह बैठ जाते हैं। लेकिन जब पो अपना बैग खोलता है तो उसमें से पिंग निकलता है। तो पो उनसे पूछता है कि आप यहाँ क्यों आए। तो पिंग उसे बताता है कि अगर तुम्हें पेंडा गांव में सही खाना न मिला तो तुम कभी भी काई से नहीं लड़ सकते। और वो ली को भी अपनी बातों से मना लेता है। फिर वो आगे बढ़ते जाते हैं और वो पेंडा गांव तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वो बहुत ऊंचाई पर होता है। ये देखकर पिंग ली को कहता है कि पो को सीढ़ियां चढ़ना अच्छा नहीं लगता, इसीलिए हम यहाँ से जा रहे हैं। तभी ली उसे बताता है कि हम पेंडा हैं, हम कभी भी सीढ़ियां नहीं चढ़ते
और वो एक रस्सी को खींचता है जिससे वो ऊपर जाने लगते हैं। जब वो ऊपर पहुंच जाते हैं तो वहाँ उन्हें हर तरफ मिष्टी मिष्टी दिखाई देती है, लेकिन जब वो थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो वहाँ बहुत खूबसूरत पेंडा गांव होता है। वो उस गांव को देखकर शॉक्ड हो जाता है क्योंकि वहाँ उसी के जैसे बहुत सारे पेंडा होते हैं। सब गांव वाले उन्हें देखकर बहुत खुश होते हैं कि ली को उनका बेटा मिल गया। सब उसके पास आते हैं और पो से मिलते हैं। पो भी उन्हें देखकर बहुत खुश होता है क्योंकि वो सब उसी के जैसे होते हैं। फिर वो सभी पो के आने की खुशी में जश्न मनाने लगते हैं। वो सभी साथ बैठकर खाना खाते हैं। फिर मई मई पो के आने की खुशी में डांस करने लगती है क्योंकि वो एक रिबिन डांसर होती है। वो सभी बहुत खुश होते हैं। फिर हमें क्रेन को दिखाया जाता है जो काई की तलाश कर रहे होते हैं। तभी उन्हें मास्टर बेयर, मास्टर चिकन और मास्टर क्रोक दिखाई देते हैं। क्रेन उनसे पूछता है कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं, तो वो बताते हैं कि अरे ज़ॉम्बीज़ ने हमारे गांव पर हमला किया, इसीलिए हम उनके पीछे यहाँ आए हैं। और वो एक एक करके तीनों शिप के अंदर चले जाते हैं। मेंटिस क्रेन को कहता है कि हमें भी उनकी मदद के लिए अंदर जाना चाहिए, लेकिन क्रेन कहता है कि हमें मास्टर शिपू ने लड़ने से मना किया है। फिर भी मेंटिस अंदर चला जाता है और क्रेन उसे बचाने जाता है, लेकिन तब तक काई उसकी ऊर्जा छीन चुका होता है। फिर क्रेन भी अंदर जाता है। काई उस पर भी हमला करता है और कहता है कि मैं तुम्हारी ऊर्जा का सही इस्तेमाल करूंगा जेड महल को तबाह करने के लिए। फिर वो उसकी ऊर्जा छीन लेता है। फिर हमें पो को दिखाया जाता है जो सुबह जल्दी उठकर अपने डेड ली के पास जाता है और कहता है कि ट्रेनिंग के लिए मैं तैयार हूँ। लेकिन फिर ली उससे कहता है कि पेंडा दोपहर तक सोते हैं। फिर वो सो जाता है। फिर दोपहर को ली उसे जगाने आता है। फिर ली उसे वो सब चीजें करवाता है जो एक पेंडा करता है, लेकिन वो कुछ भी ठीक से नहीं कर पा रहा होता क्योंकि उसने ऐसा पहले कभी नहीं किया था। और ऐसे ही मस्ती करते करते शाम हो जाती है और पो अपने फादर से पूछता है कि मैं कब तक तैयार हो जाऊंगा ऊर्जा पर काबू पाने के लिए। तो ली कहता है कि तुम बहुत जल्द ऊर्जा पर काबू पाने के लिए तैयार हो जाओगे। फिर वो पो को अपने रूम में ले जाता है जहाँ वो पो को उसकी माँ की तस्वीर दिखाता है जिसमें पो एक 3 महीने का बच्चा होता है। पो उस तस्वीर को देखकर बहुत ही इमोशनल हो जाता है। फिर हमें जेड महल को दिखाया जाता है जहाँ शिपू को हर एक गांव से संदेश आ रहे होते हैं कि चाइना का हर एक मास्टर गायब है। शिपू उन सभी को बताता है कि काई ने उन सभी की ऊर्जा छीन ली है और वे हमें जिस जेड महल को सौंपकर गए थे अब हमें उसकी रक्षा करनी है। फिर टाइग्रेस शिपू को बताती है कि हमने गांव को खाली करवा दिया है और अभी तक क्रेन और मेंटिस की कोई खबर नहीं आई है। तभी उन्हें क्रेन और मेंटिस दिखाई देते हैं, लेकिन अब वो हरे ज़ॉम्बीज़ में बदल गए थे और अब उनके साथ साथ वहाँ काई भी आ जाता है। काई उन सभी को कहता है कि मैंने उगवे के साथ मिलकर लड़ाई की और उसे भाई की तरह प्यार दिया, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया, इसीलिए मैं अब उसकी बनाई हुई हर एक चीज को तबाह कर दूंगा। फिर वो उन सब पर अटैक कर देता है। सभी मिलकर उससे लड़ाई करने लग जाते हैं। उन सब में कमाल की फाइट होती है, लेकिन फिर काई क्रेन और मेंटिस से उन पर अटैक करने लगता है और काई और शिपू आपस में लड़ने लग जाते हैं। वहीं मेंटिस और क्रेन के दोस्त उन पर हमला नहीं कर सकते थे, इसी वजह से वो उनकी मार खा रहे थे। वहीं शिपू देखते हैं कि काई ने उगवे की ऊर्जा भी छीन ली है, जिसे देखकर उनका ध्यान भटक जाता है और काई उन पर हमला कर देता है जिससे वो दूर जाकर गिरते हैं और काई वाइपर और मंकी की भी ऊर्जा छीन लेता है। वहीं शिपू टाइग्रेस को पो को आगाह करने के लिए भेजते हैं और फिर काई उगवे की मूर्ति को तोड़कर उससे वो सारी जगह तबाह कर देता है। यह देखकर शिपू उगवे से मन ही मन में माफी मांगता है। तभी वहाँ काई आ जाता है और शिपू की ऊर्जा भी छीन लेता है। टाइग्रेस भी ये सब देख रही होती है और वो पो को आगाह करने के लिए निकलती है। तभी हमें पो को दिखाया जाता है जो सभी पेंडा के साथ मस्ती कर रहा होता है, लेकिन अभी तक उसने ऊर्जा को काबू करना नहीं सीखा था क्योंकि उसके पिता ली ने अभी तक उसे कुछ सिखाया नहीं था। तभी पो वहाँ टाइग्रेस को देखता है जो बहुत ही घायल हालत में होती है। पो उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तो टाइग्रेस उसे बताती है कि काई ने घाटी पर हमला करके सब तबाह कर दिया है और उसने हमारे दोस्तों के साथ साथ पूरे चाइना के मास्टर की ऊर्जा भी छीन ली है और अब वो यहाँ आ रहा है तुम्हें खत्म करने के लिए और तुम सबकी ऊर्जा छीनने के लिए। फिर पो भागता हुआ अपने डेड ली के पास जाता है और उन्हें ऊर्जा की ट्रेनिंग सिखाने को कहता है, लेकिन ली उसे कहता है कि तुम अभी तैयार नहीं हो और वो पूरे गाँव वालों को सामान समेट कर यहाँ से भागने का कहता है। फिर पो अपने फादर को कहता है कि मैं ऊर्जा की ट्रेनिंग लेने के लिए तैयार हूँ, मैंने वो सब किया जो आपने कहा और अब मैं पूरा का पूरा पेंडा बन चुका हूँ, फिर भी आप मुझे क्यों नहीं सिखा रहे। तो ली कहता है कि हम में से किसी को भी ऊर्जा कंट्रोल करना नहीं आता, माना कि पहले हम सब ऊर्जा पर कंट्रोल करना जानते थे लेकिन अब हमें नहीं आता।
तो पो उनसे कहता है कि आपने मुझसे झूठ क्यों बोला। तो ली कहता है कि मैं तुम्हें काई से बचाना चाहता था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मैं फिर से अपने बेटे को खो दूं। लेकिन पो कहता है कि दुश्मनों से लड़ना ही तो मेरा काम है और मैं आपकी वजह से अपनी घाटी की हिफाजत नहीं कर पाया। और फिर पो वहां से चला जाता है और सबको डरा हुआ देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है। पिंग उसे यहाँ से भागने का कहता है, लेकिन पो उनसे कहता है कि मैं यहीं रहकर काई से लड़ूंगा। और फिर वो कुंफू की प्रैक्टिस करने लग जाता है। तभी हमें काई को दिखाया जाता है जो टाइग्रेस के पैर का पीछा करते करते पेंडा गांव की तरफ जा रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ पिंग अपने बेटे को ऐसे गुस्से में देख वो ली के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम अकेले ही झूठ नहीं बोल रहे थे, मैंने भी पो से झूठ बोला कि मैं यहाँ उसके खाने का ख्याल रखने के लिए आया हूँ, बल्कि मैं यहाँ तुम्हारी वजह से आया था, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं तुम मुझे मेरे बेटे से अलग ना कर दो। फिर पिंग उसे समझाता है कि पो को चोट पहुंची है और उसे अभी भी दुनिया को बचाना है, इसीलिए उसे अपने दोनों डैडियों की जरूरत है। फिर हमें पो को दिखाया जाता है जो प्रैक्टिस कर रहा होता है, लेकिन तभी उसके पास टाइग्रेस आती है और उसे समझाती है कि उससे लड़ाई करके नहीं जीता जा सकता। और वो दोनों लड़ाई करने लगते हैं और पो टाइग्रेस को बताता है कि मैं काई को वुशी उंगली की पकड़ से रोक सकता हूँ। तो टाइग्रेस उसे कहती है कि उसके पास हरे योद्धाओं की फौज है और वो उनकी मदद से हर तरफ देखता रहता है, जिससे तुम कभी भी उसके पास नहीं पहुंच पाओगे, इसीलिए काई को सिर्फ ऊर्जा का मास्टर ही रोक सकता है। तो पो उसे कहता है कि मैं ऊर्जा का मास्टर नहीं हूँ और वो बहुत परेशान हो जाता है और कहता है कि तुम सही हो, मैं ना तो उसे रोक सकता हूँ ना ही उसकी फौज को। तभी ली उसके पास आता है और कहता है कि हम सब मिलकर तुम्हारी फौज बनेंगे, लेकिन पो उनसे कहता है कि आपको तो कुंफू का फू तक नहीं आता। तो ली उसे कहता है कि तुम हमें कुंफू सिखाओगे और हम सब तुम्हारी तरह बन सकते हैं। यह कहते ही पो को शिपू की बात समझ आ जाती है कि मुझे आपको मेरी तरह नहीं बल्कि आपको आप ही की तरह बनाना होगा। शिबू की यह बात समझकर पो बहुत खुश हो जाता है और अपने दोनों डैडियों को हक कर लेता है और पो पूरे जोश से कहता है कि मैं अब तुम सबको कुंफू सिखाऊंगा। फिर पो सभी पेंडा को कुंफू सिखाने लगता है। वो उन सभी को उन्हीं चीजों से कुंफू सिखाता है जो चीजों को वो बहुत ही अच्छी तरीके से करते हैं। फिर धीरे धीरे पो उन सभी को उन्हीं की स्किल्स से कुंफू सिखा देता है और अब उनकी फौज तैयार हो जाती है। फिर पो उन सभी को प्लान बताता है कि तुम सभी को उन हरे जोम्बिस का ध्यान भटकाना है ताकि मैं काई के पास जाकर उसे वुशी उंगली की पकड़ से मार सकूं। फिर उन्हें काई की आवाज सुनाई देती है और काई वहां आ जाता है और पो उसे अपनी बातों से पकाने लगता है, जिससे गुस्सा होकर काई अपने हरे जोम्बिस को उनको पकड़कर लाने को भेजता है। फिर पो सभी पेंडा को हरे जोम्बिस पर हमला करने का कहता है, जिससे अब सभी पेंडा उनके साथ बहुत ही फनी फाइट करते हैं और उन्हें हराते जाते हैं। कोई उन्हें रिबिन से फाइट करके हराता है तो कोई लोटपोट होकर उन पर हमला करता है, यहाँ तक कि बच्चे भी उन पर हमला करते हैं। लेकिन तभी शिपू पो पर हमला करने लगते हैं, लेकिन पो अपने गुरु पर हमला नहीं कर सकता था, इसीलिए उसके दोनों डैडी शिपू को रोकते हैं और पो बर्फ का गोला बनाए काई पर हमला कर देता है और उसको उसकी वुशी उंगली की पकड़ से मारने लगता है। लेकिन काई पर इसका कोई असर नहीं होता। काई उसे कहता है कि ये सिर्फ जिंदा लोगों पर असर करता है और मैं जिंदा नहीं हूँ, मैं रूह का योद्धा हूँ। फिर काई अपने सभी हरे जोम्बिस को वापस बुला लेता है और उनकी पावर से पो पर अटैक करता है। उन दोनों के बीच फाइट होती है, लेकिन पो उनकी इतनी ज्यादा पावर के आगे नहीं टिक पाता और वो दूर जाकर सभी पेंडा के पास गिरता है। सब उसे इस हालत में देखकर बहुत परेशान हो जाते हैं। पो कहता है कि मैं गलत था और वो सभी को भागने को कहता है, लेकिन तभी वहाँ काई आ जाता है और कहता है कि मैं अब तुम सबकी ऊर्जा छीनूंगा। वो पो को कहता है कि तुम्हें वाकई लगा था कि तुम मुझे रूह की दुनिया में वापस भेज दोगे। तभी पो को उसकी बातें याद आती है कि मैं तुम्हें रूह की दुनिया में भेज तो नहीं सकता, लेकिन वहाँ लेकर जरूर जा सकता हूँ। पो काई को उल्लू बनाकर उसकी गर्दन पर बैठ जाता है और अपनी उंगली पर वुशी उंगली की पकड़ का इस्तेमाल करता है, जिससे पो मर जाता है और वो दोनों रूह की दुनिया में चले जाते हैं। अब वहाँ पर पो के अंश के रूप में सिर्फ फूल ही रह जाते हैं। सब बहुत दुखी होते हैं। फिर हमें रूह की दुनिया में पो और काई को दिखाया जाता है। पो रूह की दुनिया में आकर बहुत खुश होता है। काई उस पर बहुत गुस्सा करता है और उस पर हमला करके उसकी भी ऊर्जा छीनने लगता है। वहीं दूसरी तरफ वो देखते हैं कि वो फूल मुरझा रहे हैं। ये देखकर ली सभी को वहाँ बुलाता है और वो सभी पो को ऊर्जा देने की कोशिश करते हैं और वो इसमें कामयाब हो जाते हैं, जिससे अब पो की शक्तियाँ बढ़ने लगती है, जिससे अब वो बहुत ही ताकतवर हो जाता है, जिससे अब वो एक ड्रैगन योद्धा में चेंज हो जाता है।
जाता है और अब वो इतना ताकतवर होने की वजह से वो काई से बहुत ही फनी फाइट करने लग जाता है। पो काई को बहुत मारता है लेकिन काई फिर भी हार नहीं मानता, तो पो उसके अंदर अपनी सारी पावर डाल देता है, लेकिन काई इतनी सारी शक्तियों को काबू नहीं कर पाता और वो हमेशा के लिए मर जाता है, जिससे अब सब उसके केस से आजाद हो जाते हैं और सभी बाहर आ जाते हैं। लेकिन पो नहीं आता क्योंकि वो उगवे से मिलने जाता है, क्योंकि अब वो पूरी तरीके से ड्रैगन योद्धा बन चुका था। उगवे पो को देखकर बहुत खुश होते हैं और उसे कहते हैं कि तुम ही मेरे असली वारिस हो, और वो उसे अपनी छड़ी देते हैं। फिर पो वापस जीने मरने की दुनिया में चला जाता है। सब उसे देखकर बहुत खुश होते हैं और उसे हक कर लेते हैं। फिर शिफू उससे पूछते हैं कि तुम्हें ये छड़ी किसने दी, तो पो बताता है कि मुझे उगवे ने दी है, क्योंकि अब मैं ऊर्जा का मास्टर बन चुका हूँ। फिर अब पो सभी को ऊर्जा को कंट्रोल करना सिखाता है। अब पो एक अच्छा मास्टर बन जाता है। इसी के साथ ये स्टोरी यहीं पर खत्म हो जाती है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।